हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस आप लोगों के बिल्कुल पास हैं, तो हम किस तरह से लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें कि हम लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स सीबीएसई में गेन कर सकें। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गुंजन अग्रवाल, योर्स गुंजन मैम। और बच्चों, आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ऐसे अमेजिंग टिप्स जिससे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर, बेसिकली मैं केमिस्ट्री की बात करूंगी क्योंकि आई एम ऑल्सो केमिस्ट्री टीचर, तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री की बात करूंगी जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर हम लोग किस तरीके से अच्छे मार्क्स सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के केमिस्ट्री के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। यदि उन लोगों के आ सकते हैं तो आप लोगों के भी आ सकते हैं, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है कि हम लोग मार्क्स को गेन करने के लिए सबसे पहले किस किस बात पे यहाँ पे ध्यान दें, तो हमारे यहाँ पे 3 सेगमेंट्स में मैंने इस सेशन को डिवाइड किया है। सबसे फर्स्ट सेशन है हमारा नॉलेज। हमारा जो नॉलेज है डीप स्टडी है और हम किस तरीके से इन 3 मंथ्स में रिवीजन स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड सेगमेंट पे हम लोग बात करेंगे कि आप लोग जो आंसर लिखते हो बोर्ड की कॉपी में, आप लोग जो आंसर लिखते हो दैट विल बी वेरी इफेक्टफुल। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल होना चाहिए, तभी जाके कोई एग्जामिनर आप लोगों को नंबर देगा। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ टू राइट वेरी इफेक्टिव जो आंसर्स होते हैं किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर होता है बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज़ द टाइम कंप्लीशन और टाइम मैनेजमेंट। कि आप लोग देखो, सभी के पास 3 घंटे 20 मिनट होते हैं। ठीक है, किसी के पास ज़्यादा समय तो होता नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि 3 घंटे 20 मिनट आप लोगों को पूरा पेपर करने के लिए मिलते हैं। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के पास पेपर पढ़ने के लिए उनको प्रॉपर्ली टाइम मिल जाता है क्योंकि बहुत से बच्चे अपनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं। ठीक है, तो हमें भी उसी तरह की प्रॉपर प्लानिंग्स यहाँ पे रखनी है कि किस तरीके से हम अपना पूरा टाइम कंप्लीशन उसमें लगा सकते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन बच्चों। सबसे पहले हम आते हैं नॉलेज पे। नॉलेज में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हमारा केमिस्ट्री पार्ट होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में। तो यहाँ पे आप यदि नॉलेज की बात करोगे तो हम लोग देखो, नॉलेज में यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री को हम लोग कैसे पढ़ें, किस तरीके से हमने रिविजन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। सेकेंडली आप लोगों का आता है यहाँ पे, सेकेंड आप लोगों का आता है कौन सा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड आप लोगों का यहाँ पे आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा आता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोग जैसे बात करोगे, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैथमेटिकल अप्रोच के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसके बारे में? मैथमेटिकल अप्रोच के बारे में, लाइक इस फॉर्मूला, यूनिट्स। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप लोगों के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में, कि आप लोगों को सारी कंसंट्रेशन टर्म्स याद है, उनकी यूनिट्स याद है। बाकायदा उन लोगों का आपका जो थर्मामीटर स्केल होता है केल्विन, यदि आप लोगों को किसी न्यूमेरिकल में डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो आप उसको केल्विन में किस तरीके से चेंज करोगे, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे जो यूनिट कन्वर्जन है उसका मेजर रोल होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला आप लोग फॉर्मूलाज को अरेंज करके लिखो, जितने भी फॉर्मूलाज आप लोगों के हैं। ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज आप लोगों के हैं। सेकेंडली यहाँ पे आता है यूनिट कन्वर्जन। क्या आता है? यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, कि हम लोग जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको लीटर में कैसे चेंज करते हैं, या फिर जो मोल है, ठीक है, मॉल को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ द फॉर्मूला। मॉल फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत तरीके से याद होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम हमारा पहला सेगमेंट यहाँ पे लेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। आप लोगों को आंसर किस तरीके से देना है वो भी हम इसी के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसकी बात करी कि शॉर्ट नोट्स आप लोगों को कैसे बनाने हैं, फॉर्मूलाज आप लोगों के अरेंज होने चाहिए। सेकेंडली आप लोगों का जो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन है वो आप लोगों का अरेंज होना चाहिए। जैसे कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती है, कौन सी? जैसे प्लैंक कांस्टेंट हो गया आप लोगों का। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट के अलावा बहुत सारी कांस्टेंट है, जैसे एवोगैड्रो कांस्टेंट है। तो सारी वैल्यूज आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 -34 जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होना चाहिए। तो कांस्टेंट, यूनिट कांस्टेंट इज वेरी, जो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, यूनिट कांस्टेंट नहीं, आप लोग यहाँ पे मान सकते हो उसको कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यूज।
ठीक है, वो आप लोगों को सारी की सारी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट सेगमेंट में बात करें हमारा उसका भी सब पार्ट, दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच के बारे में ही बात करेंगे। जैसे कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, क्या करते हो, किसी भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते हो, तो आप लोगों को जैसे मोल फ्रैक्शन पे कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप लोग ये मत समझो कि आप लोगों ने आंसर लिख दिया कि हाँ ठीक है, इसमें सॉल्यूट के मोल दिए हुए हैं, आपको सॉल्वेंट के मोल दिए हुए हैं और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। नहीं, सबसे पहले आप लोग जब भी आंसर को राइट करोगे तो इफेक्टिव आंसर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे लिखें, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग इफेक्टिवली आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, उसमें गिवन डेटास क्या क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेप यही होती है आंसर को राइट करने की फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, कि आप लोगों को गिवन डेटास क्या क्या दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अप्रोच बता रही हूँ बच्चों में, क्या बता रही हूँ, न्यूमेरिकल में क्या अप्रोच हमें फॉलो करनी है कि हमारा जो एग्जामिनर है हमें देखते ही वो समझ जाए कि हाँ इस इंसान में नॉलेज है और मुझे इसको फुल ऑफ फुल मार्क्स देने चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन डेटास, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें आप लोगों को पूरा डिस्क्राइब करके हर चीज़ को लिखना होता है, हर चीज़ को पॉइंट आउट करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले लिखोगे गिवन डेटास कि आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। सेकेंडली आप लोग यहाँ पे लिखोगे उसका फॉर्मूला, ठीक है, क्या लिखोगे, फॉर्मूला। और फॉर्मूले में भी आप यहाँ पे क्या करोगे, उसमें फॉर्मूले में आप लोग देखोगे कि किस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज दी हुई है, किस तरीके से आप लोग, जैसे मान लो कि मॉल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, मेरे को यहाँ पे सॉल्यूट के मॉल्स निकालने हैं और उसका मेरे पास फॉर्मूला है Na/Na+NB, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये काई ए यहाँ पे क्या है, काई ए को क्या मानते हैं हम लोग, तो आप लोग इस तरीके से लिखोगे फॉर्मूला को लिखने के बाद, वह काई ए इज इक्वल टू मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मॉल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट आप लोग इसमें लिखोगे कि Na/Nb क्या है। देखो आप लोगों को ये अप्रोच नहीं लगानी है कि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा समझदार है और एग्जामिनर को सब कुछ याद है वो समझ जाएगा, नहीं, हमारी फीलिंग्स को हमें इमोशनली तरीके से यहाँ पे नहीं देना एग्जाम, हमें बिल्कुल एकदम जैसे हम लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं उस तरीके से समझ के हमको एग्जाम देना है कि हमें सारी नॉलेज है और हम हमारी कॉपी यदि कोई भी इंसान देखे तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये सारी वैल्यूज़ का मतलब ये होता है। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग मान सकते हो Na को हम लोग बोल सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद Nb आप लोग लिख सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन आपको वहाँ पे करना है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप हमारा ये होता है कि आप लोगों ने वेहर करके इसको सब कुछ तरीके से नोटेशन किया कि फॉर्मूले में Na क्या है, Nb क्या है, काई ए क्या है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला होता है आपका पुट द वैल्यूज, क्या होता है, पुट द वैल्यूज। क्लियर। यहाँ पे आप लोग इस तरीके से लिखोगे पुट द वैल्यूज। और फिफ्थ नंबर पे आप लिखते हो आपका सोल्यूशन, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन। और जो आंसर आएगा उसको हमेशा किस में बंद करोगे आप लोग, ब्लॉक में बंद करके लिखोगे, ठीक है। एक इफेक्टिव आंसर देने का यही तरीका होता है। ये तो बात हुई हमारे न्यूमेरिकल वाले पार्ट की, लेकिन यदि जैसे आप लोगों का कोई थ्योरी आ जाती है या फिर कोई ऐसा आ जाता है तो आप लोगों को उसको किस तरीके से लिखना है। मान लो आप लोगों को इस तरीके से आ जाता है गिव द आर्गेनियस थ्योरी, ठीक है, क्या आ जाता है, गिव द आर्गेनियस थ्योरी। तो आप लोगों को वहाँ पे सबसे पहले आर्गेनियस के बारे में लिखना है, आर्गेनियस थ्योरी के बारे में लिखना है। इस तरह से आप लोगों को टॉपिक डालना है आर्गेनियस थ्योरी, ठीक है, आर्गेनियस थ्योरी। और यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से उसकी अंडरलाइन करनी है। देन फिर आप लोगों को सेकंड लाइन पे एक स्पेस छोड़ना है और उसके बाद आप लोगों को आर्गेनियस थ्योरी का क्या स्टेटमेंट था वो लिखना है, करेक्ट। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। बहुत सारे लोग इसका फॉर्मूला लिखे बिना ही इसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसका फॉर्मूला लिखोगे A इज इक्वल टू -EA/RT। अब आपको यहाँ पे ये लिखना है कि यहाँ पे A क्या है, E क्या है, EA क्या है, RT क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, वह R इज इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट, ठीक है, गैस कॉन्स्टेंट, T इज इक्वल टू टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करनी है। ये होता है फिजिकल केमिस्ट्री में आंसर देने का तरीका, कि किस तरीके से हम इफेक्टिव तरीके से आंसर दे पाएँ, ठीक है। सेकंड सेगमेंट में हम लोग आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं उसके नोड्स। क्या इम्पोर्टेंट होते हैं,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं आप लोगों के रिवीजन नोट, जो आप माइक्रो नोट्स बनाते हो, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्ट्रक्चर्स। क्या इम्पोर्टेंट होते हैं? स्ट्रक्चर्स। जैसे कि मान लो आप लोग क्या क्या आप लोगों को एक ही पेज पे लिख के रखने चाहिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर्स सारे आप लोगों के पास एक ही पेज पे लिखे हुए होने चाहिए। जैसे कि आप लोगों का पी ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक के जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उन सब के स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बाकायदा याद होने चाहिए। कितने उसमें बॉन्ड बन रहे हैं वो सारे आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। सेकेंडली आता है इसमें ऑर्डर, कि आप लोग किस ऑर्डर से, ऑर्डर जो होता है कि जैसे डिक्रीजिंग एसिडिटी या डिक्रीजिंग बेसिसिटी, डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, डिक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट, इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट, वो सारे ऑर्डर्स आप लोगों को अच्छी तरह से याद होने चाहिए। एटॉमिक रेडियस का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या है, तो आप लोगों को सारे याद होने चाहिए कि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, वो सारी चीज़ें किस में आएगी? ऑर्डर में। थर्ड चीज़ हमारी यहाँ पे आती है रिएक्शंस। क्या आती है? रिएक्शंस। यदि आप रिएक्शंस को लिखोगे तो रिएक्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा कैसे फॉर्म में लिखोगे? आप बैलेंस करके लिखोगे। कैसे लिखोगे? ऑलवेज बैलेंस। क्योंकि यदि आप रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं लिखोगे, ठीक है, ऑलवेज क्या होना चाहिए? बैलेंस। यदि आप लोग रिएक्शन को बैलेंस करके नहीं लिखते हो तो एग्जामिनर आपको यदि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को उसने रिएक्शन का दिया हुआ है, सपोज उसने हैबर्ग प्रोसेस आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हैबर्ग प्रोसेस, और उसमें आप लोग लिख के आ जाते हो नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद यहाँ पे हाइड्रोजन, और क्या बनता है इससे? अमोनिया। क्या समझ में आ रहा है इससे? कुछ नहीं, कोई बैलेंस रिएक्शन नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करके लिखोगे कि हाँ, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म 2 मोल अमोनिया, ठीक है। इस तरह का एक सेगमेंट होता है लिखने का। इस तरीके से बैलेंस रिएक्शन को हम लोग लिखें, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं देखना है कि एग्जामिनर सब समझ गया कि N2 क्या होता है? नाइट्रोजन। नहीं, आप लोग उसके नीचे लिखोगे इस तरीके से कि N2 के आगे आप कोष्टक में लिख रहे हो नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख रहे हो हाइड्रोजन, और यहाँ पे आप लोग लिख रहे हो अमोनिया। क्या लिखोगे यहाँ पे? अमोनिया, ठीक है। इस तरह की प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए रिएक्शंस के अंदर। फोर्थ हमारा आता है इसमें ऑक्सी एसिड्स वाला पार्ट। कौन सा आता है? ऑक्सी एसिड्स। जितने भी ऑक्सी एसिड्स आप लोगों के एनसीईआरटी में गिवन है, एनसीईआरटी 2 मच सफिशिएंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं तो यूँ कह रही हूँ बच्चों की जेईई और नीट लेवल तक के लिए भी आप लोगों की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एडवांस लेवल को छोड़ के, ठीक है। तो एनसीईआरटी को जिसने एक बार परफेक्ट कर लिया सीबीएसई बोर्ड के अंदर, तो उसकी तो नीट और जेईई में हार होने वाली नहीं है। तो आपके लिए एनसीईआरटी 2 मच सफिशिएंट है। इसके अलावा कोई बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। इंटेक्स क्वेश्चन करो, उसके पीछे की एक्सरसाइज लगाओ और पहुंच जाओ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है आप लोगों की जो केमिस्ट्री होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें यही होती है। सी वाला पार्ट हमारा आता है, मोस्ट ऑफ द 99% लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डर लगता है। किससे डर लगता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोग कैसे याद करोगे? देखो, आप लोगों के जितने भी बेसिक्स हैं वो तो आप लोगों की 11th क्लास में कवर हो जाते हैं, जीओसी, आइसोमेरिज्म वगैरह। उसके बाद हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर भी आप लोगों की 11th क्लास में है। 12th क्लास में आप लोगों को पूरा मैकेनिज्म वाला पार्ट दिया हुआ है, दैट इज द हैलोजन डेरिवेटिव, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, क्लियर। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन्स है, और इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स। तो बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैट इज द थ्योरेटिकल चैप्टर्स। और आप लोगों को इसमें स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए कि स्ट्रक्चर यदि हम लोग जैसे यदि मान लो कि यूएसएल का स्ट्रक्चर है तो आप लोग इसको किस तरीके से बनाओगे? बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आप लोगों के आता है, ठीक है। तो सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि मैकेनिज्म वाले पार्ट की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहले आपको नेम रिएक्शन याद होना चाहिए। ज़्यादा नेम रिएक्शन नहीं है आपके इसमें, नेम रिएक्शंस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी नेम रिएक्शंस आप लोगों को याद होनी चाहिए। सेकेंडली आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों का जितने भी रिएजेंट्स हैं वो आप लोगों को कवर्ड याद होने चाहिए कि कौन से रिएजेंट का क्या वर्क है, ठीक है। रिएजेंट जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, कैसा प्रोडक्ट वो देता है, और किस कंपाउंड के साथ यदि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। थर्ड वाला जो है ऑर्गेनिक का रिवीजन करने का तरीका है, दैट इज द कन्वर्जन्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कन्वर्जन बच्चों आप लोग जितने ज़्यादा करोगे, आप लोगों को मैं बुक्स के नाम बता देती हूँ, प्रदीप प्रकाशन। इसके अलावा आप लोग यदि देखोगे आप लोगों की
जो बुक है ओसवाल, उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारे कन्वर्जन्स वहाँ पे मिल जाएंगे, तो दैट इज़ द वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक कन्वर्जन और ऑर्गेनिक कन्वर्जन यदि आप लोगों ने लगा लिए तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। ये होती है इसकी रिवीजन स्ट्रैटेजी कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम लोग किस तरीके से करें। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है आप लोगों का मैकेनिज्म पार्ट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से घोट के पी लेनी है बच्चों, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है व्हाट इज़ द SN1, व्हाट इज़ द SN2। और इसमें जो वॉल्डन इन्वर्जन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे याद होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, हम इसमें आंसर कैसे लिखें। जैसे कि आप लोगों को ये याद रखना है, जैसे कि आप लोगों से पूछा गया, ठीक है, कि आप लोग बर्च रिडक्शन लिखो, तो आप लोग क्या करते हो, नॉर्मल जो बच्चा होता है वो यहाँ पे बर्च रिडक्शन को लिखेगा, बर्च रिडक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं लिखेगा, ठीक है। तो बर्च रिडक्शन लिखना है आपको, इस तरीके से टॉपिक डालना है, उसके नीचे एक स्पेस यहाँ पे छोड़ना है। बर्च रिडक्शन का आप लोगों को क्या होता है उसमें प्रोसेस वो लिखना है कि ट्रांस एल्कीन बनता है, बेंजीन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 देन प्रोड्यूस द ट्रांस एल्कीन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जब बेंजाइन लिखोगे दैट इज द बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, ट्रांस एल्काइन बनता है। क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है R, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे लिखोगे RC ट्रिपल बॉन्ड R, ठीक है, R डैश, ये आप लोगों ने यहाँ पे बनाया। तो हमारे पास क्या बन गया, ट्रांस एल्कीन बन गया। क्या बन गया, ट्रांस एल्कीन, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दैट इज द बर्च रिडक्शन। जैसे कि आप लोगों ने इसको डायरेक्टली रिएक्शन को लिख दिया, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रिएजेंट लिखना भूल जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको रिएजेंट पूरा पता होना चाहिए कि क्या रिएजेंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे एल्काइन नहीं लिखा, तो एल्काइन आप लोगों को पता होना चाहिए कि दैट इज द एल्काइन। और ये क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है, ट्रांस एल्कीन बन रही है, ठीक है। तो ये तरीका होता है चीज़ों को लिखने का, चीज़ों को सही तरीके से अप्रोच करने का। जैसे मान लो आप लोगों से पूछा जाता है कि फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो आप लोगों को केवल यही नहीं लिख देना है कि फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बिकॉज ऑफ रेजोनेंस या ड्यू टू रेजोनेंस या ड्यू टू +M और -M इफेक्ट। आप लोगों को जो फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यार एग्जामिनर को तुम लोग प्रूफ तो करो कि किस तरीके से जो फिनोल है वो अर्थ और पैरा पोजीशन पे क्या करता है, डायरेक्ट करता है। तो आप लोग बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, फिनोल, उस केस में आप लोग यहाँ पे फिनोल का क्या बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि आप लोगों को प्रूफ करना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि आप लोगों ने लॉन पेयर छोड़ दी है, ठीक है। तो लॉन पेयर कन्वर्ट्स टू पाई एंड पाई कन्वर्ट्स टू लॉन पेयर, इस तरीके से आप लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पे कंप्लीटली लिखोगे। एक जो टॉपर आंसर होता है, टॉपर जो कोई भी होता है, तो उसकी स्ट्रैटेजी यही होती है, पूरा डिटेल्ड आंसर वो देता है एग्जामिनर को, ठीक है। यही तरीका होता है बच्चों लिखने का। तो आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हो। इसके आगे के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आप लिख के बता सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डीप स्टडी में आप लोगों को किस तरीके से रिवीजन इन सब का करना है, साथ में आप लोगों को आंसर राइटिंग किस तरीके से करना है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप लोगों से पूछा जाता है कि जो एल्डोल कंडेंसेशन है तो वो एल्डिहाइड, कौन से एल्डिहाइड नहीं देते हैं, तो जनरली आप लोग ऐसे बोलोगे कि फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देते हैं। और क्यों नहीं देते हैं तो उसका रीज़न भी वहाँ पे प्रॉपर्ली लिखोगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन आया कि मतलब कौन से एल्डिहाइड, ठीक है, विच एल्डिहाइड नॉट गिवन एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों यहाँ पे आपको केवल एक लाइन नहीं लिखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड, दैट विल बी आंसर। यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से नहीं लिखना है फॉर्मेल्डिहाइड। आगे फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है कि फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, लेकिन नहीं देता है तो क्यों नहीं देता है, बिकॉज इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो आप लोग इसका प्रॉपर रीजन लिखोगे कि ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आपका पूरा तरीका हुआ आंसर लिखने का कि हम लोगों ने प्रॉपर रीजन के साथ उसको आंसर दिया है, ताकि एग्जामिनर को भी लगेगा कि आप लोगों ने रट्टी हुई नहीं है सारी चीज़ें, आप लोगों ने कंसेप्चुअली माइंड मैपिंग के साथ सारी चीज़ों को तैयार किया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा थर्ड सेगमेंट आता है बच्चों। थर्ड सेगमेंट हम लोगों का यहाँ पे आता है टाइम मैनेजमेंट। क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट
पार्ट की टाइम को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, सभी के पास देखो, आप लोग जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास भी एग्जामिनेशंस में 3 hours 15 minutes होते हैं। जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसके भी पास 3 hours 15 minutes होते हैं। तरीका क्या होता है, किसी भी एग्ज़ाम को यदि आप देने जाते हो तो प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ जाओ। लास्ट मंथ में आप लोग क्या लगाओगे, PYQs। सबसे पहले आप लोग PYQs लगाओ, सैम्पल पेपर्स लगाओ, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, राइटिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड फास्ट होगी, जितना ज़्यादा आप लोग वहाँ पे सोच सकते हो। ठीक है, क्योंकि सोचने में भी हमारा टाइम जाता है कि हम लोग इसका आंसर किस तरीके से दें। तो आप लोगों ने यदि पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ है तो केवल जाके वहाँ पर आप लोगों को लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो प्रॉपरली आप लोगों के पास एक सफिशिएंट टाइम होता है 3 hours 15 minutes का, कम नहीं होते हैं किसी भी एक पेपर को करने के लिए। तो आप लोग सबसे पहले जो लास्ट 3 months बचते हैं उसमें आप PYQs लगाओ। ठीक है, PYQs लगाओ। और जैसे कि आप लोगों का बोर्ड का पेपर होता है 3 घंटे 15 मिनट का, 3 hours 15 minutes का, तो आप लोग अपनी घड़ी में या अपने अलार्म में स्टॉप वॉच को या अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर लो, और वहाँ से आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो और आप लोगों को स्टार्टिंग में कितना टाइम लगा है। तो उसे डेवलप करो आप लोग कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इफेक्टिव आंसर बहुत कम समय में दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs करने हैं, सैम्पल पेपर्स लगाने हैं, ताकि आप लोगों की एक कॉन्सेप्चुअल माइंड मैपिंग इसमें होती है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। तो सैम्पल पेपर्स आप लोग लगाओ इसमें। सैम्पल पेपर्स लगाने के बाद जो बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जिस तरीके से हम एग्जाम देते हैं उसी तरीके से आपको 3 घंटा 15 मिनट अपने स्टॉप वॉच में सेट करना है और सैम्पल पेपर को उठाना है, देन राइट द आंसर इन योर नोटबुक। तो आप लोगों को यहाँ पे स्टॉप वॉच के साथ अपना आंसर लिखना है। ठीक है, स्टॉप वॉच में आप लोगों को टाइमिंग सेट करनी है कि आप लोग किस तरीके से दे पाओगे। टाइमिंग को सेट करो ताकि आप लोगों को फिर वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यार 3 घंटे 15 मिनट में हम इतना लेंदी पेपर कैसे करें, क्योंकि आप लोगों ने पहले से प्रैक्टिस किया हुआ है और आप सभी लोग जानते हो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के वर्क में परफेक्शन आता है। तो परफेक्शन हम लोगों का जब ही आ सकता है जब हम लोग उसमें एफर्ट्स डालते हैं, और एफर्ट्स हम लोग जब ही डाल सकते हैं जब हम किसी चीज़ को अपने मन से करना चाहते हैं। तो किसी भी आप लोग काम को करो, स्टडीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 3 months स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर योर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो आई होप बच्चों कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा कि हमें लास्ट 3 months में किस तरह के स्ट्रैटेजी को यहाँ पे फॉलो करना है। तो मेरी तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।